हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आई थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड अप्रिशिएट इट एंड टू लाइक इट एंड टू शेयर इट एंड प्लीज़ मोटिवेट अस। और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी भेजें। और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सहयोग हमें मिलेगा, हम अपने वीडियोज़ में और आगे आपके साथ कोशिश करके और अच्छे से अच्छा सामग्री और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हम प्राचीन इतिहास के एक नए सीरीज़ के साथ फिर से नए वीडियो शुरू करेंगे, तो आज हम आपके साथ प्राचीन इतिहास के एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर आए हैं जो सिविल सेवा या नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों के साथ सामान्य अध्ययन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि अन्य विषय, और ये ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। तो हम इसके साथ आपसे ये विचार करना चाहते हैं कि इतिहास को जान लेना और हमारी संस्कृति को जान लेना भी एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमारे ये जो वीडियोस आपके लिए बनते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और अधिक से अधिक आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें। तो आज हमने जो विषय लिया है वो प्राचीन इतिहास के जो सिलेबस हमने उठाया उसमें से पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है इतिहास को जानने के स्रोत और उसके साथ इतिहास को लिखे जाने के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं। तो हम इन दोनों बिंदुओं पर आज विचार करने वाले हैं। फर्स्ट, द सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री एंड सेकंड, द व्यूज़ ऑफ हिस्टोरियंस। और मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में भी बताया था कि हमारे प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत होते हैं उनके आधार पर ही हमारे इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। एंड सेकंड थिंग, द हिस्टोरियन कैन अडॉप्ट हिज ओन व्यू। और हम यहाँ पर देखेंगे कि इतिहासकारों के अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उनके आधार पर वो किसी भी तथ्य की व्याख्या करते हैं। तो हम इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी देना चाहते हैं और जो हमने पिछला लेक्चर जहाँ छोड़ा था उसके बाद हम थोड़ा सा और उस पर गहन चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इतिहास के विषय में एक और थोड़ी सी हम कहेंगे कि फिर से हम उसे रिचार्ज करते हैं और हम फिर से उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया है कि किसी भी कालखंड में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो संस्कृति होती है उसके अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इतिहास हमारे साथ चलता है उसे हम आगे आगामी जो समय है उसमें सीख लेने की प्रवृत्ति को भी हम इतिहास के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों बातें हम पहले ही पिछले प्राचीन इतिहास के परिचय के एक वीडियो में हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री जो शब्द है वो एक्चुअल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक या यूनानी शब्द हिस्टोरी से हुई है। और हिस्टोरिया जो शब्द है एक्चुअली वो जो यूनानी शब्द है उसको कहते हैं आयोटोपिया, और आयोटोपिया से हिस्टोरिया बना। और हिस्टोरिया का मतलब होता है टू इंस्पेक्ट और इंक्वायर। और जब किसी चीज़ की इंक्वायरी की जाती है तो उसके लिए उन्होंने उसे आयोटोपिया या हिस्टोरिया कहा। उसके बाद अब हिंदी के उसके जो ट्रांसलेशन है उसको हमने इतिहास नाम दिया। और इतिहास भी इति, हा और आस, तीन शब्दों से मिलकर अगर हम इसका विच्छेद करें तो तीन वर्णों से मिलकर ये बन रहा है। और हम देखेंगे कि इति, हा और आस, इसका तो इसका मतलब होता है जो निश्चित रूप से हो चुका, दैट हैज़ बीन डन। और इस तरह से दोनों ही बातों में या दोनों ही शब्दों में जो हम देखते हैं समानता ये मिलती है, कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में ही पिछला जो कुछ हुआ है उसके बारे में आगे पढ़ने की जो आवश्यकता है उसको लेकर ये शब्द बनाया गया। अब हम विचार करते हैं कि हमारा जो इतिहास है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इन इंडियन हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट वी स्पेशली स्टडीइंग, तो हम ये देखते हैं कि जब भारतीय इतिहास को अध्ययन करने की बात आती है तो इतिहासकारों ने जिस इतिहास के बारे में बात की है वो कौन से क्षेत्र विशेष का इतिहास है, स्पेसिफिक जो लैंड है या जोग्राफिकल बाउंड्री है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं वो वर्तमान में जो हमारी भौगोलिक भूमि है उससे वृहद है, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव। कैसे कि इसके अंतर्गत उस समय का पूरा क्षेत्र, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से सटे हुए और भी क्षेत्र हैं उनका, साथ ही यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये उस इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किया गया। और इसके बाद दूसरी बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि भारतीय इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे भारतीय इतिहास क्यों कहा गया। अब भारत नाम के बारे में कई बार इतिहासकारों में जो विचारधारा चलती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो भारत को जो नामकरण के संदर्भ में जो बातें आती हैं, तो पहला जो डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है कि विष्णु पुराण में पहली बार हमने यहाँ पर ये देखा है कि लिखा है कि समुद्र के उत्तर की ओर और हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर जो लोग रहते हैं, जो क्षेत्र हैं, उसे भारत भूमि या उन लोगों को जो वहाँ रहते हैं उन्हें भारत संतति कहते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो पहली चीज़ हमारे सामने यहाँ से निकल कर आती है। दूसरी बात हमारे सामने ये निकल कर आती है कि ऋग्वेदिक समय में जो कबीले हुआ करते थे उनमें एक कबीला था भरत, और भरत कबीले के नाम पर ही इस देश का नाम या इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया। अब यहाँ पर यह भी बात वहाँ पर देखने को मिलती है कि ऋग्वेदिक काल में जो भरत जन का कबीला था उसके साथ साथ इसे जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग भी बताया गया है। जम्बू द्वीप एक पूरा आइसलैंड है और उस आइसलैंड का जो दक्षिणी भाग है, साउदर्न पार्ट है, वो भारत के रूप में डिफाइन करने वाली बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा एक और शब्द मिलता है इंडिया। आखिर दो नाम हमारे पास भारत को लेकर हैं, तो इंडिया जो शब्द है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो हमने अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकाला है उससे हमें ये पता लगता है कि सिंधु नदी के जो सिंचित क्षेत्र था, उस सिंचित क्षेत्र के इस तरफ रहने वाले जो लोग थे उन्हें ईरानियों ने या खामनियों ने ये नाम दिया इंडिया। और इंडिया का मतलब था उन जाति विशेष या ट्राइब से जो वहाँ पर रह रहे थे। अब इसमें कैसे आगे हम बढ़ के पता करेंगे आखिर इंडिया ही क्यों कहा। तो जिंद अवेस्ता जो उनका ईरानियों का धार्मिक ग्रंथ है उसमें सिंधु घाटी जो नदी है उसकी घाटियाँ और उसमें और सारी जो सहायक नदियाँ हैं पैरेलल जो उसके हैं, उन सभी को मिला के इस जो क्षेत्र है उसे वो सप्त सैंधव बुलाने लगे। और इसके बाद एक और फेज़ आता है, उसमें जो उनका ग्रंथ है मेहरयास्त और यासना, उसके अंतर्गत यहाँ पर सप्त सैंधव की जगह हप्त हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा लगता है कि बाद के समय में उनके पास शाह वर्ण की जगह, अल्फ़ाबेट की जगह उन्होंने हा अल्फ़ाबेट को यूज़ किया, तो यहाँ पर हप्त हिंदू हो गया जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी, बाद में फिर ये हिंदू बन गया। और यहाँ पर अब यूनानियों की अगर हम चर्चा करेंगे तो यूनानियों ने इस क्षेत्र को इंडोस कहा। अब इंडोस क्या है, तो सबसे पहले इतिहासकार जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस, जो कि ग्रीकन थे, ग्रीकन हिस्टोरी राइटर थे, और उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र को इंडोस कहा। और उस सारे क्षेत्र को नहीं कहा उन्होंने, और जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र था या उत्तरी क्षेत्र में जो जनजातियां रहती थी उस क्षेत्र के लिए उन्होंने इस बात को यूज़ किया। और बाद में ये पूरा भारत का जो क्षेत्र है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा। और उन्होंने पहली बार इस शब्द को इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर जो यूनानी क्षत्रप यानी कि जो उनके करद राज्य या डिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन डिपेंडेंट स्टेट्स को उसने डिफाइन करने के लिए इस जगह के बारे में लिखा और उसे इंडोस कहा। तो ये तो हो गई यूनानी और ईरानियों की बात। अब तीसरा फेज़ आता है चीनियों का। चीनियों ने भी इसके लिए लिखा। अब भारत के लिए चीनियों ने क्या शब्द यूज़ किया, तो भारत के लिए जो आरंभ में जो चीनी यात्री भारत आते थे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, टू स्टडी द बौद्धिज्म, उन्होंने इसे तियन चू या चुआतू कहा। ये दो वर्ड उन्होंने यूज़ किए। तो इस तरह से उन्होंने भारत के लिए दो अलग से नए शब्दों का चयन किया। फिर जब होइनसांग आया तो होइनसांग के आने के बाद इस देश को यिनतू के नाम से जाना जाने लगा, मतलब इस क्षेत्र विशेष को यिनतू के नाम से जाने जाने लगा। तो हमने देखा कि किस तरह से पार्सियंस ने, ग्रीकन्स ने और चीनियों ने इस पूरे क्षेत्र विशेष के लिए एक पर्टिकुलर शब्द जो उन्हें लगे वो इस्तेमाल किए। अब हम देखेंगे कि फारसी भाषा या पर्शियन लैंग्वेज में इसे हिंदू कहा गया, इस पूरे क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को ख़ास तौर से, और यूनानियों ने इसको इंडोस कहा, और हिब्रू या इब्रानी भाषा में इसे होड्डू कहा गया, और इसके अलावा लैटिन में इसे इंडस कहा गया, और चाइनीज़ में हम देखते हैं कि तियन
चू कहा गया। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के नाम के संदर्भ में जो दो नाम हमें मिलते हैं, भारत और इंडिया, उनकी कहानी ये हमारे सामने निकल के आती है। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस ऑन सम चाइनीज़ राइटर्स। उनमें एक है इत्सिंग, और इत्सिंग के बारे में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इत्सिंग ने लिखा कि जो हिंदू शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ उत्तर भारत में या उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ उनके लिए ही किया जाता है, और वो कह रहा है कि हम इस वर्ड को यूज़ तो करते हैं लेकिन यहाँ के लोग खुद नहीं जानते कि उन्हें हिंदू कहा जाता है। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने निकल के आती है कि चीनी एक इतिहासकार नहीं है, वो यात्री है, और इतिहास में उसे हम शामिल करते हैं क्योंकि वो उसका वर्णन है तो ऐतिहासिक वर्णन ही हो गया। तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने अकाउंट में लिख रहा है कि यहाँ के लोग खुद नहीं जानते हैं कि वो उन्हें हिंदू बुलाया जाता है। बाद में फिर ये देश में हिंदू शब्द प्रचलित होने लगा, और बाद में उसने इसी बात को लिखा कि ये आर्यों का या ब्रह्म देश है, और उसने इस पर्टिकुलर जगह के लिए ये नाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत नाम को पहली बार हम पाणिनि, जो व्याकरण के महान विद्वान थे, उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC में एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा सबसे पहला, और जो ग्रामेटिकल जो स्क्रिप्चर उनका है वो संस्कृत के ऊपर है, और हम कहते हैं हमारे भारत का ही नहीं विश्व का बहुत महान ग्रंथ है वो, और उसमें व्याकरण की बहुत सटीक व्याख्याएं की गई हैं। और उस ग्रंथ में उन्होंने भरत नाम के एक जनपद का उल्लेख किया। मीन्स एक पर्टिकुलर छोटा सा एक कस्बा या छोटा सा शहर है, और उसे उन्होंने कहा कि 22 शहरों में से एक शहर का नाम भारत है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, और जो भी हो, लेकिन हमारी जो कहानी निकल के आती है कि इंडिया और भारत को आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पास ये दो नाम आए कहाँ से। इस पर आप और विस्तार से भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है दूसरी। अब दूसरी बात यह है कि हमें इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो पिछले हम लेक्चर में आपसे इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे, बट अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द रिसोर्सेज दैट वी कैन डिफाइन आवर हिस्ट्री, स्पेशली द एंशिएंट हिस्ट्री। और हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं उन पर पहले चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके थे कि साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत पर हम चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत को हम सबसे पहले देखेंगे तो दो भागों में हम उन्हें बांट लेते हैं। साहित्य को हमने ये दो भागों में बांटा। पहला भाग है वो है ब्राह्मण साहित्य का, दूसरा भाग है वो है गैर ब्राह्मण साहित्य का। अब ये ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य, नॉन ब्राह्मण साहित्य क्या है? जो लिटरेचर है वो ब्राह्मण लिटरेचर इसलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर वेद हैं, ब्राह्मण्स हैं, अर्णक्य हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, स्मृतियाँ हैं, और महाकाव्यों में रामायण और महाभारत हैं। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक, तो धार्मिक साहित्यों की हम आपसे चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं कि ये जो हमने आपके सामने जो साहित्यों के नाम लिए, लिटरेचर्स के नाम लिए, ये सारे धार्मिक हैं। दूसरे तरह के जो साहित्य हैं वो लौकिक हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल साहित्यों में वो साहित्य आते हैं जो रासो हैं, यानी प्रेजेस हैं, और उनमें बहुत से लोगों की जीवनियाँ हैं, यानी उनकी बायोग्राफीज़ हैं। और इसमें हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को भी रख सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी रख सकते हैं, पतंजलि के महाभाष्य को भी रख सकते हैं। गुप्त काल के कई कवि हैं जैसे शूद्रक हैं, कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं, भास हैं, इन्हें भी रख सकते हैं। फिर राजपूत काल के कई लेखक हैं, उनमें बाणभट्ट को रख सकते हैं जिन्होंने हर्षचरित लिखा। प्रबंध चिंतामणि को भी रख सकते हैं, नव सहसांग चरित को भी, बहुत सारे ऐसे और डिस्क्रिप्शंस हैं। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, और जब हम इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में इनके जब कालखंड में वापस जाके इनकी जो डायनेस्टीज़ हैं उन पर चर्चा करेंगे तो हम इन पर विशद चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। अब दूसरा भाग हमने आपको पहले बताया था वो था गैर ब्राह्मण साहित्यों का। तो गैर ब्राह्मण साहित्य में वे साहित्य आते हैं जो इनसे अलग थे, यानी इस आइडियोलॉजी को वो अपोज करते थे या इनको वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी डेवलप की, और वो आइडियोलॉजी उन्होंने अपनी बना के उन साहित्यों को कहा जाता है गैर ब्राह्मण साहित्य। कहीं ना कहीं वो एक तरह की इनके अगेंस्ट में ही क्रांति थी, जैसे कि जैन और बौद्ध। और जैन और बौद्ध ने भी अपने साहित्य लिखे, और उन साहित्यों को उन्होंने प्राकृत भाषा या पाली भाषा में लिखा।
और यहाँ पर हम जो ब्राह्मण साहित्य हैं उनकी भाषा की बात अगर करेंगे तो वो वैदिक संस्कृत में उसको लिखा गया, और दोनों की लिपियाँ अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मी हैं। वहाँ पर चाहे वो प्राकृत भाषा की लिपि हो, चाहे वो अशोक के पाली भाषा की लिपि हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों की ब्राह्मण साहित्यों की भाषा हो, इनकी लिपि सिर्फ एक ही रहती है। अब इस लिपि पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पुरातात्विक स्रोत की तरफ। और पुरातात्विक स्रोत में जब हम जाएंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास 3 तरह के स्रोत हमने मुख्य रूप से देखे यहाँ पर। पहले थे अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स। दूसरा हमारे पास थे जो मुद्राएं हैं या सील्स हैं। और तीसरा हमारे पास स्मारक या भवन मीन्स मोन्यूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं। तो इन सब पर हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। अब अभिलेखों में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो रिटन एविडेंस मिलते हैं वो हमें सील से अगर मिले हैं तो वो हमें हड़प्पा काल के मिले हैं, लेकिन उन पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और भाव चित्रात्मक उनकी जो लिपि है या मैन्युस्क्रिप्ट है। और एक साइन बोर्ड हमें धौलावीरा में मिला है, हम अभी उसको डिकोड नहीं कर पाए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद हम क्योंकि डिकोड नहीं कर पाए तो उसे हम अभी पढ़ नहीं सके हैं, उसके बारे में हमारे पास अभी कोई एविडेंसेस नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन हमें पहली बार जो रिटन एविडेंस मिले हैं जो रीडेबल हैं या डिकोड हैं वो हमें मिले अशोक के समय से। तो अशोक के समय के जो इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट हमें मिले हैं वो हम इसके अंतर्गत रखते हैं। फिर शुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी या खारवेल के समय के, या फिर गुप्ता डायनेस्टी, और उसके बाद आगे चलेंगे जितने भी हमारे पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो मुगल तक आ जाते हैं और आधुनिक भारत तक भी हम चलेंगे। फिर हमारे पास रिटन एविडेंसेस बहुत अच्छे सोर्सेज मिलने लगे, सॉलिड सोर्सेज हैं। तो ये हमारे उस पर्टिकुलर एक अभिलेख या जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर हम इन्हें रख सकते हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो पुरालेख शास्त्र हैं उसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। और जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में हम एपिग्राफी के अंडर में हम इसको स्टडी करते हैं। सेकंड हमने आपको बताया मुद्रा। मुद्रा को भी हम मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत स्टडी करते हैं। मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है न्यूमिस्मैटिक्स। और न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत जो सील्स या कॉइन्स हमारे पास जो प्राचीन काल में हमारे पास उपलब्ध हैं, हिंद यवन से शुरू हों, और प्राचीन काल में जब ठप्पा मार के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, पंच मार्क्ड जिन्हें कहते थे, वो सिक्के, उन पर बहुत सारे चित्र बने होते थे, बाद में लिखा जाने लगा। तो ये हमारे न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और हम उसे कार्बन डेटिंग से और उस पर लिखी हुई जो लैंग्वेज है और उसके अंदर कौन कौन से डिस्क्रिप्शंस हैं उनके बेस पर हम इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। और कई बार इन पर सिंबल्स भी हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और जो आखिरी सोर्स मिलता है पुरातात्विक स्रोत में वो है स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स। और मोन्यूमेंट्स से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में प्राचीन एविडेंसेस के रूप में जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास हड़प्पा सभ्यता या उसके पहले के हमारे पास कुछ झोपड़ियाँ या ऐसा कुछ मिल जाता है। और उसके साथ साथ हम फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स मिलने लगते हैं और उन नगरों को अध्ययन करने के बाद हम पता लगाते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन कैसी रही होगी और उनका डेवलपमेंट कैसा रहा होगा। इस तरह से हम उनको अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चैत्र और विहार बनाए जाने लगे बौद्धिज्म से प्रेरित होकर, उनको हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मंदिर निर्माण शैली जो गुप्त काल के समय में हमें देखने को मिलती है, मंदिरों का अध्ययन फिर उसके बाद किया जाने लगा। तो ये सारे मोन्यूमेंट्स और किले बनाए जाने लगे। इसमें एक जो कुम्भरहार एक जगह है पटना के पास, उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है उसके बारे में भी हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स हमें वहाँ मिल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने रखा है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अब हम तीसरा जो हमारे पास सोर्सेस हैं इतिहास को जानने के लिए वो है विदेशी यात्रियों के विवरण यानी उनकी पिलग्रिम अकाउंट्स। और पिलग्रिम अकाउंट्स का भी अपना बहुत महत्व है क्योंकि जो भी विदेशी यात्री हमारे देश या हमारे इस क्षेत्र में आते थे उन्होंने जो देखा, जैसा देखा उसको वैसा लिख दिया। बस बात यहाँ होती है कि हम उसको जो उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, वो किस तरह से हम उसको अपने अपने व्यूज़ के आधार पर देते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो विदेशी यात्री हैं उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको भी एक इम्पॉर्टेंस मिलती है। तो इसमें हम देखेंगे विदेशी यात्रियों में हमारे पास 3 तरह के स्पेसिफिक विदेशी यात्रियाँ जो फॉरेन पिलग्रिम्स थे उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यूनानी, फिर है चीनी और फिर है अरबी। तो ये 3 तरह के हमारे पास जो पिलग्रिम अकाउंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करेंगे इन 3
जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में जो 3 तरफ से हमारे पास आते हैं, यूनानी हैं, चाइनीज़ हैं और अरेबियंस हैं। और इनमें सबसे पहले हम यूनानियों पर डिस्कशन करेंगे। तो हम देखेंगे तो जो यूनानी यात्री हैं वो सिकंदर के जब कॉन्क्वेस्ट होता है उस समय में उसके साथ में वो यहाँ आते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यहाँ नहीं भी आते हैं, और वो जो लोग यहाँ आए और अपने साथ डिस्क्रिप्शंस ले गए, उन्होंने जो भी बताया उसके बेस पर उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया के लिए इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब उसमें हम सबसे पहले देखते हैं हेरोडोटस, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, यूनानी है, ऐसा हमें पता है, हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कशन भी किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में उन्होंने 500 BC में भारत और ईरान के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, रिलेशनशिप, उनके बारे में लिखा। तो कॉमर्शियल रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने अपने इस ग्रंथ में वर्णन करा। और उसके बाद अरिस्टोबुलस, अनेसिक्रिटस, इन दोनों ने भी जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़ में जो छोटे छोटे डायनेस्टीज़ थे उनके बारे में और उनकी ट्राइब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देने शुरू किए। इसके बाद हम देखते हैं एक और फेज़ जो आता है, ये लोग तो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन जो दूसरा फेज़ आता है वो आता है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज हम जानते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वो राजदूत था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूनानी राजदूत होके आता है। और जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। और उसने यहाँ पर रह के, यानी 304 BC से लेके और वो 299 BC तक यहाँ रहा। और उसने यहाँ पर भारत के समाज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा। और इस इंडिका के बारे में हमें पता है कि बहुत सारे हमारे पास उसके एविडेंसेस अभी हमारे पास नहीं है। और जैसे कई लोगों ने, इतिहासकारों ने, उस समय के लोगों ने उसके बारे में जो हम उन्हें पता लगा वो लिखा, तो उनके डिस्क्रिप्शन से हमें इंडिका के बारे में पता लगता है कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो जो भी है, लेकिन इंडिका में हमें जो उस समय की जो भारत की सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में बहुत स्पष्ट और क्लियर और कैंडिड जो छवि है वो देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ डायमेकस, डायनोसियस, ये दोनों भी राजदूत थे। और टेसियस जो ईरानी राजवैद था, टॉलमी, और इसके साथ प्लिनी, और एक और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम का एक ग्रंथ है जिसके हमें राइटर के बारे में पता नहीं लगा है, वो भी हमें कुछ उसके पार्ट्स मिलते हैं। उसमें भी भारत और इस पारस के बीच की जो व्यापार था उसके बारे में वर्णन मिल जाता है। और इसके बाद प्लूटार्क है, जस्टिन है, इन लोगों ने भी भारत के संदर्भ में बहुत कुछ लिखने की कोशिश की। और हम जैसा कि जानते हैं कि प्लूटार्क ने पैरेलल लाइन नाम का एक ग्रंथ लिखा, जस्टिन ने एपिटोम लिखा, और टेसियस ने इंडियन डिस्क्रिप्शनम लिखा, यानी भारतीय वृत्तांत या इंडियन डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन यूनानी इतिहासकारों ने या पिलग्रिम्स ने भारत में आके या भारत में ना आके भी जो कुछ लिखा उससे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिला। इसके बाद अब आते हैं चीनी यात्रियों के ऊपर। अब चीनी यात्रियों की बात हम करेंगे तो चीनी यात्रियों में हम देखते हैं फायान जो गुप्त काल में हमारे देश में आया, गुप्ता एज में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वो आता है। और उसने अपना जो पिलग्रिम अकाउंट था वो फोक्यो के नाम से लिखा। उसने यहाँ पर आने के बाद किसी राजा का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई नाम यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। और ख़ास तौर से मैं चीनी जो पिलग्रिम्स थे उनके बारे में अगर आपको बताना चाहूँगा तो वो यहाँ पर किसी पॉलिटिकल यात्रा पे नहीं आए थे, विजिट पे नहीं आए थे, बल्कि वो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए और यहाँ से बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ से लिखने या ले जाने के लिए वो आए थे। तो उनका जो दृष्टिकोण है या उनका व्यू है वो पूरा का पूरा बौद्धिज़्म से प्रेरित था। तो उन्होंने जैसा जो देखा उसको उस तरह से लिखने की कोशिश की। दूसरी बात, फिर दूसरा जो फेज इसी में आता है वो है चाइनीज़ पिलग्रिम्स में, वो है होइनसांग का। होइनसांग 518 से 521 तक एडी तक यहाँ पर रहा और इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसने जो अपना पिलग्रिम अकाउंट लिखा वो सीयूकी के नाम से लिखा। इसने कई देशों की यात्राएं की और उस सीयूकी में उसने बाकी सारे देशों के बारे में भी, उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद चाओजुकुआ का नाम मिलता है जो चोलकालीन इतिहास को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मातवालेन भी मिलता है जो हर्ष यानी कि पुष्यवती वंश का जो शासक है डायनेस्टी का, हर्षवर्धन, उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन देता है। साथ ही साथ इत्सिंग है और गुप्त काल के बारे में भी हमें उससे जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आता है फेज
अरब से जो आने वाले पिलग्रिम्स थे, उनमें हम देखते हैं अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी, तहकीक हिंद लिखी, और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया। इसके अलावा बिलादुरी, सुलेमान मसूदी और बहुत सारे अरबी यात्री थे, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हमें दिए हैं। इसके अलावा 530 एडी में कॉस्मोस नाम का एक और यात्री भारत में आया और उसने क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखा। यह गुप्त काल का समय था और इससे भी भारतीय इतिहास को जानने में बहुत सहायता मिलती है। इसके साथ साथ हम एक और फेज़ देखेंगे जो भारतीय इतिहासकारों का है। अब इन सारे इतिहासकारों ने जिन्होंने भी डिस्क्रिप्शन लिखे हैं भारत के बारे में, वो सारे पिलग्रिम अकाउंट्स थे, लेकिन एक भारत में एक और वर्ग था जो इतिहासकारों का था, जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश की और इन सारे एविडेंसेस को जिनके बारे में हमने अभी बात की उन पर उन्होंने लिखा। उनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो है राजेंद्र लाल मित्र, आर.सी. मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री, डी.आर. भंडारकर और डी.डी. कौशाम्बी। तो इन लोगों ने भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास ख़ास तौर से उसको लिखने की कोशिश की और अपने तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा। अब मैं आपको जो इस टॉपिक का दूसरा भाग है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरा भाग है दृष्टिकोणों का, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण।